हेलो एवरीवन। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली ये अपना वैदिक एज को स्टार्ट कर दिया था एंड अर्ली वैदिक एज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे कि ऋग्वेदा हमने देखा था एंड यहाँ पे हमने ब्राह्मणास को पढ़ा, क्या होता है रंक्यास, क्या होता है वेदांता, क्या होता है वेदंग, क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है पुराण से हम शुरुआत करेंगे। पुराण बेसिकली क्या है, आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा हिस्ट्री में, जब भी आप सुनते हो, जैसे विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, शक्ति पुराण है। तो बेसिकली स्टोरी ये है इसके पीछे कि जब हमारा भारत में एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करो, जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म ये सब चीज़ें फ्लरिश हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उनको इस बात का डर था कि हिंदू रिलीजन खतरे में ना आ जाए, कोई लोग जो है हिंदू रिलीजन को छोड़ छोड़ के कहीं बुद्धिज़्म या जैनिज़्म को फॉलो ना कर ले। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी थी उन्होंने इस तरह की लिटरेचर्स को निकालना शुरू कर दिया। तो अगर कोई पूछे पुराण क्या होता है, तो पुराण बेसिकली एक रिलीजियस सेक्टेरियन लिटरेचर है। यानी हमारे रिलीजन में जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट बन गए हैं, तो उन रिलीजियस सेक्टेरियंस, मतलब सेक्टेरियंस इन द सेंस कि जैसे देखो नाम तो हमारा हिंदू रिलीजन ही है, बट सेक्टेरियंस इन द सेंस कि कुछ लोग हैं जो विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो विष्णु के फॉलोवर्स हैं। कुछ लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग शिव की पूजा करते तो शिव के फॉलोवर्स हैं, कुछ शक्ति को मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्टेरियंस देखने को मिलेंगे, बट सबके सब जो है एक अम्ब्रेला जो है, एक नाम जो है हमारा बेसिकली हिंदू कल्चर उसी का ही पार्ट है ये। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर पुराण है इसी रिलीजियस सेक्टेरियन लिटरेचर का पार्ट है, या फिर इसको हम बेसिकली एक लिटरेचर बोलते हैं, जो कि लेटर टाइम्स में लिखा गया है अराउंड 4th to 6th सेंचुरी के टाइम पे। और ये पुराण जो है रिफ्लेक्ट करता है ब्राह्मणिकल सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स ने ही कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर को इंटैक्ट करने के लिए उसको बेसिकली वो कहीं लुप्त ना हो जाए, उसको वापस से उसी उसको बनाए रखने के लिए इन पुराण्स को बेसिकली लिखना शुरू किया था। एंड इन पुराण में बेसिकली जैसे कि हमने बताया डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स की जो स्टोरीज वगैरह थी उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। एंड यही पुराण जो है ना सिर्फ ब्राह्मणिकल सोसाइटी के बारे में बताता है, बल्कि जो रिलीजियस वैल्यूज़ है, यानी किस तरीके से हम अपनी धर्म को फॉलो करते हैं, उनके पीछे के क्या क्या वैल्यूज़ है उसके बारे में बताता है। एंड ओवरऑल ये शो करता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, कि किस तरीके से हमें अपनी जो धर्म है, हिंदू रिलीजन है, उसको प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में बताता है। एंड ये जो पुराण है डील करता है 4 एजेस में, जिसमें आपको सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में आपको देखने को मिलेगा। 5 टॉपिक पे ये डिस्कस करता है, यानी कि अगर हम कोई भी पुराण देखते हैं तो उसमें मेजरली इन 5 टॉपिक्स के बारे में जिक्र होता है। पहला टॉपिक है सर्गा, नेक्स्ट है प्रतिसर्गा, थर्ड है मनवंतारास है, वंशा है, एंड देन वंशानु चरित्र है, ठीक है। सर्गा की बात करें तो क्रिएशन ऑफ गॉड के बारे में बताता है, यानी किस तरीके से भगवान ने इस पूरे संसार को क्रिएट किया है उसके बारे में बताता है। प्रतिसर्गा में आपको देखने का रिक्रिएशन है, फिर दोबारा मतलब पुनः किस तरह से ये सृष्टि बनी है, किस तरह से वर्ल्ड बना है, इसके क्रिएशन के बारे में बताता है। वनवंतारस की बात करें तो यहाँ पे जो मनुज हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के बारे में बताया गया है। मनु बेसिकली कौन है? राइटर हैं जिन्होंने धर्मशास्त्रास को लिखा गया। धर्मशास्त्रास बेसिकली क्या है? आपके एथिकल कंडक्ट है, नहीं किस तरीके से आप धर्म फॉलो करोगे, उनके जो एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है वो बेसिकली धर्मशास्त्रास में लिखे हुए हैं। और उन धर्मशास्त्रास को लिखने का काम किसको दिया गया है? मनु को। तो मनु बेसिकली कौन है? राइटर्स हैं। और ऐसा माना जाता है कि अभी तक के टाइम पे 18 जो है मनुज आए हैं धरती पे। एंड वो जो 18 मनुज आए हैं, कब कब आए हैं, क्या उनका पीरियड रहा है, किन किन चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको मनवंतारास पे देखने को मिलता है। वंशा की बात करें तो यहाँ पे वंशा का मतलब है वंश। वंश मतलब जीनियोलॉजीज, ठीक है। तो गॉड की जो जीनियोलॉजीज है उसके बारे में भी बताया जाता है पुराण्स में, कि जो जैसे मान लो शिव जी हैं, शिव जी के बच्चे कौन हैं, उनके बच्चों के बच्चे कौन हैं, तो एक जीनियोलॉजीज होती है ना, उनके बारे में हमें पता चलता ताकि हम फिर कनेक्ट कर पाते हैं ना भगवान से। तो उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वंशानु चरित्र। चरित्र बेसिकली क्या होता है? बायोग्राफी। जैसे आप किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो, उसका चरित्र पढ़ते हो, जैसे हर्ष चरित्र है, यानी हर्ष की बायोग्राफी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से वंशानु चरित्र में आपको देखने को मिलेगा। ये रिलेट करता है रॉयल डायनेस्टीज से।
एंड यहाँ पे माना जाता है कि उस पर्टिकुलर जब देवयुग होता था तो उसमें 2 डायनेस्टीज़ मेजॉरली रूल करती थी। एक सूर्यवंशी डायनेस्टीज़ थी जो कि सूर्य देव को मानते थे, एंड चंद्रवंशी डायनेस्टी जो चांद को मानते थे। मतलब इनका मानना था कि वो हमारे पूर्वज है, उन्हीं से वो हमारी कहीं ना कहीं जीनियोलॉजीज उनके फॉलो थे, सूर्य को मानने वाले, ठीक, और वो चांद को मानने वाले। तो यानी हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि जब आप कोई भी पुराण पढ़ते हो तो इन पुराण में बेसिकली इन 5 चीज़ों का जिक्र होता है। अगर आप मान लो शिव पुराण पढ़ रहे हो तो शिव जी ने किस तरह से इसे क्रिएट किया है वर्ल्ड को, ये पता चलता है। फर्दर रिक्रिएट कब किया हुआ है और कौन कौन से मनुज आए थे, ठीक है, उनकी जो शिव भगवान उनकी जियोलॉजीज क्या क्या हैं, एंड किस तरीके से सूर्यवंशी चंद्रवंशी इन सब की जो बातें हैं वो सब चीज़ें उस पुराणों में लिखी हुई हैं। और ये पुराण लिखने का मेन मकसद यही था कि आपके जितने भी वैदिक टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उनको पढ़ना आम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इन पुराण को जब लिखा गया था, इन लिटरेचर को जब लिखा गया था, तो जो जैसे मान लो जनता है जब भी वो मंदिर में जाती थी तो वहाँ पे जो बेसिकली पंडित हुआ करते थे वो बैठ के उन पुराणों को पढ़ते थे और इजी लैंग्वेज में फिर जनता को बताते थे। तो जनता फिर उससे कनेक्ट कर पाती थी कि अच्छा ये हमारी इष्ट देव है, इनकी पूजा ऐसे होती है, इन्होंने इनके टाइम पे ये सब चीज़ें हुआ है, तो इसलिए ये सब चीज़ें लिखी गई थी ताकि जनता तक जो है ये जो मैसेज है या फिर ये जो गॉड का जो क्रिएशन है कि किस तरह से उन्होंने वर्ल्ड को बनाया है, आसपास का नेचर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एक आत्मा और भगवान के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, उन सब से कहीं ना कहीं इन पुराणों की लिटरेचर से कहीं ना कहीं इंसान समझ पाया है। अब इन पुराणों को कंपोज किया गया है व्यास के द्वारा। जैसा कि हमें पता है कहीं पे भी कथा होती है तो आप देखते हो कि मान लो भगवत कथा है तो ये व्यास करवा रहे हैं, तो व्यास बेसिकली वो होते हैं जिनको इनकी नॉलेज होती है। तो इस तरह से पुराण को भी कंपोज किसने किया, डिफरेंट डिफरेंट व्यास के द्वारा। एंड यहाँ पे आपको मेजरली 18 महापुराण देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और कुछ कुछ उप पुराण देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे पुराण्स हैं जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हिस्टोरिकल डायनेस्टीज़ के बारे में। यानी उन पुराणों को पढ़ के सिर्फ आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस भगवान की जीनोलॉजीज क्या है, किस तरह से उन्होंने बनाया है, साथ ही साथ व्यास ने जिन्होंने बेसिकली इन पुराण्स को कंपोज किया है उन्होंने मेक श्योर किया है कि जब लोग इनको पढ़े तो उनको कुछ हिस्टोरिक डायनेस्टीज़ के बारे में भी पता चले। यानी भगवान के बारे में तो उन्हें पता चलेगा ही चलेगा, बाकी कुछ हिस्टोरिकल डायनेस्टीज जो उस पर्टिकुलर एंशियंट टाइम पे रूल कर रही थी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर व्यास है, मान लेते हैं वो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे होगा, जब वो लिखा जा रहा होगा तो ऑब्वियसली वो मौर्यन डायनेस्टी को देख पा रहा होगा, ठीक है। साथ साथ वो अपने उस पुराण में अपने विष्णु जी के बारे में लिख रहा है और साथ साथ उसने देखा कि भाई मेरे टाइम पे ये वाली डायनेस्टीज़ भी थी, ऐसे ऐसे काम करती थी, ये चीज़ें हैं, तो उस डायनेस्टीज़ के बारे में भी उसने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे पुराण हम ये नहीं कह रहे कि सभी पुराणों में आपको देखने मिलेगा, नहीं, कुछ ऐसे पुराण हैं जहाँ से हमें पता चलता है कुछ हिस्टोरिक डायनेस्टीज़ के बारे में। हिस्टोरिक डायनेस्टीज़ यानी जो सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी आई थी, उसके बाद लेटर ऑन आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी डायनेस्टीज़ आती हैं, एंड बाद में जो आपकी गुप्ता डायनेस्टी आती है, यानी हरियंका डायनेस्टी से लेके गुप्ता डायनेस्टी के बीच में जितनी भी डायनेस्टीज़ आई हैं उनके बारे में कुछ कुछ पुराणों के अंदर जिक्र किया गया है। एंड इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा डिटेल में बताया गया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में, यानी माउंटेन्स कैसे हैं, उनका रास्ता कैसे है, रिवर्स कौन कौन सी है, यानी ये पर्टिकुलर रिवर का कोर्स क्या है और कहाँ कहाँ पे लोग रहते हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल अकाउंट आपको देखने को मिलेगा पुराण्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका धर्मशास्त्र, जैसे कि हम जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि डील करता है विद राइचियसनेस मोरल लॉ, ठीक है, यानी हर पर्सन को किस तरीके से सही काम करने चाहिए। बिकॉज देखो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम उनको कैसे प्रेरित करें कि आपको सही काम करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं कि आप सही काम करो या गलत काम करो। अब यहाँ पे जितने भी रिलीजन है उनका मेन मकसद ये होता है लोगों तक मैसेज पहुँचाना है, यानी कि वो इस पर्टिकुलर चीज़ को कन्वे करने के लिए कि आपको सही काम करना है, उसको रिलीजन से कनेक्ट करते हैं कि अगर देखो आप सही के रास्ते में चलोगे, सच्चाई को फॉलो करोगे, लोगों की मदद करोगे, दया की भावना रखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से जो है शक्ति मिलेगी, ईश्वर से आपका मिलन होगा, आपकी आत्मा प्योरेस्ट होगी, आपको स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं हमने लोगों को बताई है ताकि लोग अच्छाई की तरफ जाएं। तो उसी तरीके से ये जो धर्मशास्त्र लिखे गए थे उसमें भी यही बताया गया था किस तरीके से आपको एक मॉरल लॉ को फॉलो करना है, अच्छाई को फॉलो करना है, ठीक है।
एंड ये जो धर्म है बेसिकली बताता है द फुलफिलमेंट ऑफ पुरुष शास्त्र, ठीक है, पुरुष शास्त्र बेसिकली, ठीक है। तो यानी कि पुरुष शास्त्र मतलब पुरुष, यानी एक जो पुरुष होते हैं, यानी पुरुष यहाँ पे सिर्फ मेल की बात नहीं की जा रही, मेल और फीमेल दोनों की। तो उस पुरुष का अर्थ क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ पुरुष अर्थ को, तो नाम ये निकलेगा पुरुष प्लस अर्थ, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या है वो बताता है। तो जिस तरह से हम जानते हैं 4 चीज़ें होती हैं, अर्थ होता है, धर्म होता है, काम होता है, मोक्ष होता है। अर्थ मतलब जहाँ पे इकॉनमी की बात की जाए, धर्म जहाँ पे एथिक्स की बात की जाए, काम जहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर की बात की जाए, मोक्ष जहाँ पे लिबरेशन की बात की जाए। तो इन चारों चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं हमें पता चलता है धर्मशास्त्र से। एंड धर्मशास्त्र आर फर्दर सब डिवाइड किए गए हैं किसमें, धर्म सूत्रास में। सूत्रास क्या होते हैं, आपके मंत्र होते हैं, यानी वही है कि आपको क्या ड्यूटी करनी है, आपके क्या एथिक्स होने चाहिए, वो मंत्रों के फॉर्म में लिख दिए गए हैं, ताकि जब मंत्रों का उच्चारण करें तो वो चीज़ें हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चली जाएं कि भाई हमें ये चीज़ें करने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भगवत गीता पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एक मंत्र बोला जाता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ सिंपली यही है कि आपको सिर्फ अपने एक्शंस को परफॉर्म करना है, आपका काम सिर्फ कर्म करना है, कर्म के पीछे क्या फल मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये अगेन ये चीज़ क्या दर्शाती है कि आपको इस पर्टिकुलर जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है उसमें नहीं घुसना है ज़्यादा, बल्कि आपको सच्चाई के मार्ग में जाना है। कर्म अच्छे करोगे तो फल देने वाला भगवान है, वो आपको अच्छे फल देता रहेगा। बट अगर आप ये सोच के कर्म कर रहे हो कि भाई मुझे अच्छा ही अच्छा मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमारा फोकस, यानी जितने भी हम ह्यूमंस हैं इनका फोकस है, क्योंकि ह्यूमंस एनिमल्स इसलिए डिफरेंट है बिकॉज ह्यूमंस के पास एक सोचने और समझने की शक्ति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जानने की शक्ति है। एनिमल्स में कभी आप देख सकते हो इस तरह का जो रीज़न होता है, कह सकते हैं वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। बट अगर ह्यूमंस को सोचने समझने की शक्ति दी गई है, तो यहाँ पे लोग उस पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में इन्वॉल्व ना हो जाएं। उनका जो मेन गोल है कि क्यों इस धरती पे आए हैं, उनका किस तरह से उन्हें मोक्ष हासिल करना है, उस चीज़ पे फोकस किया जाता है। तो इसलिए ये सारी जो धर्मशास्त्र की किताबें बनाई गई हैं उनका मेन चीज़ यही है कि मंत्रों के उच्चारण के सहित ही जब ये चीज़ लोग उच्चारण करेंगे तो वो उस चीज़ को सबकॉन्शियसली अपने माइंड में फीड करेंगे। एंड देन जब भी वो कोई भी एक्शंस परफॉर्म करेंगे तो उनके माइंड में एक चीज़ आएगा कि नहीं जी ये तो भगवत गीता में बोली गई और हमें भी ऐसा ही फॉलो करना है कि हमें कर्म करना और फल की चिंता नहीं करनी है। तो आज आप देख सकते हो कि जितनी भी डिफरेंट सोसाइटीज़ है, चाहे वो हिंदू कल्चर को फॉलो करे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, लोग आजकल भी इतना भी, भले हम कलयुग में हैं बट अभी भी लोग उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुए हैं, कह सकते इतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब उनका नेचर इतना भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों, इन सब वैल्यूज़ पे निर्भर हैं, इन सभी वैल्यूज़ से जुड़े हुए हैं। जब तक हम इन वैल्यूज़ से जुड़े हुए तब तक हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो तब तक खड़ी हुई है, ठीक है। और जहाँ पे लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचने लग जाएंगे, इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप जान सकते हो कि वो पर्टिकुलर टाइम क्या होगा हमारी सृष्टि का, हमारे जो विश्व है, हमारा जो धरती है उसका फिर विनाश तो निश्चित ही है। तो अगेन ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें मदद करती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ड्यूटी पे फॉलो करना है, हमें अच्छी चीज़ें करनी है सोसाइटी में, ठीक है। तो इस तरह से धर्मशास्त्र को कंपोज किया गया है 600-300 BC में। स्मृतिज़ की बात करें तो स्मृतिज़ मैंने बताया था वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उस टाइम पे ऋषि मुनि जो थे ओरली अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करते थे। मान लेते एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को बोला, दूसरे ऋषि ने तीसरे ऋषि को बोला, ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम पे जब राइटिंग कहीं ना कहीं इन्वेंट हो गया था या फिर लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो जिन ऋषि को अपनी जितनी भी बातें याद थी, होता नहीं है कि आपको इतनी सारी चीज़ें आपको ओरली मिली, अब आपके दिमाग में वो सब चीज़ें हैं, वो आप उनको लिखना शुरू करो। स्मृति मतलब आपकी यादों में वो बातें हैं, वो जो शिक्षा जो आपके गुरु ने दी है वो आपकी बातों में, अब आप उसको लिख रहे हो और उस लिखत को फिर आप क्या कर रहे हो, फिर हम बाद में हमने जितने भी लिटरेरी सोर्सेस हमें मिले उसके थ्रू हमने पढ़ा है और जाना है कि उस समय कैसे सोसाइटी थी, कैसे थी। तो वो सारी स्मृतियाँ कंपोज हुई हैं अराउंड 200 BC से 900 CE के टाइम पे। एंड यहाँ पे 3 सोर्सेज आपको मिलेंगे धर्मा के।
जहाँ से आप मतलब धर्म के बारे में समझ सकते हो, मतलब सोर्सेज, मतलब यहाँ अगर मेरा धर्म क्या है, मुझे धर्म किस तरह से फॉलो करना है, तो 3 जगह से मैं अपने सोर्सेज को निकाल सकती हूँ। पहला कि वेद में क्या लिखा है, श्रुति मतलब जो भगवान ने बोला है, यानी जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो ओरली चीज़ें ट्रांसमिट की है वेदास के फॉर्म में, जो भी वेद लिखे गए हैं, वहाँ से मुझे पता चलता है कि क्या धर्म मुझे फॉलो करना है, क्या सही धर्म होगा। स्मृति के फॉर्म में जो किताबें लिखी हुई हैं, शिष्टाचार, शिष्टाचार बेसिकली गुड मैनर्स होते हो, कहते हैं ना कि आप अपना शिष्टाचार अच्छे से रखिए, अपने मैनर्स को इतना अच्छा रखिए, एंड आप किसी के मैनर्स से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे जो 3 वर्ण है हमारे, बेसिकली बुद्धिज़्म है, सॉरी ब्रह्मा है, सॉरी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। तो जो 3 वर्ण के लोग हैं इनको बेसिकली दिविजय कहा जाता था, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नॉर्मली जो 4 वर्णास होते हैं, जिसमें आपका ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्रास होता है, उसमें से जो पहले 3 है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विजय कहा जाता है। द्विजय मतलब ट्वाइस बॉर्न, यानी इनका जो है 2 बार जन्म होता है। एक बार जब आपका जन्म होता है, जब आप अपनी माता के कुख से निकलते हो तब आपका जन्म होता है। जब आप इस धरती में सबसे पहले आप आते हो तब आपका जन्म होता है। दूसरा जन्म होता है जब आप सेक्रेट सेरेमनी करते हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा था ये जो बेसिकली जो आपका मुंडन होता है, जहाँ पे आपको बेसिकली वो जनेऊ पहनाया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो जनेऊ की पूजा होती है उनकी, तो उस चीज़ के यहाँ पे बारे में बात की जा रही है। शूद्रास की बात करें तो शूद्रास को हमेशा बर्डन माना जाता था कि ये नीची जाति के लोग हैं, इस तरह से बोला जाता था, एंड विद मैनी डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे ये फेस करते थे। 4 आश्रम जो हमने पहले भी डिस्कस करे थे। सबसे पहला जो हिंदू लिटरेचर में बताया गया है कि 4 आश्रम्स, हर एक पर्सन को अपने 4 आश्रम्स फॉलो करने चाहिए। पहला कि ब्रह्मचार्य का जीवन जीना चाहिए, अपने चाइल्डहुड को बेसिकली जीना चाहिए, जहाँ पे वो शिक्षा का ग्रहण करेंगे, यानी अपना गुरु जी के पास जाएंगे, जितने भी उनकी शिक्षाज है, चाहे वो जो भी आपको शस्त्र सीखने हो उसकी शिक्षा हो, या फिर वेदों को पढ़ना हो, कोई भी शास्त्र वगैरह होते हैं उनकी शिक्षा लेना, तो वो सब आप ब्रह्मचार्य में करेंगे। फिर गृहस्थ आएगा, हाउस होल्ड केयर टेकर, यानी आप अपनी घर गृहस्थी में फंस जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी आने वाली वंश को बढ़ावा देंगे। देन आपका वन प्रस्था, जहाँ पे आप पार्शियल रिनंसिएशन होगा, यानी वन प्रस्था यानी वन की तरफ जा रहे हैं, अभी आपको पूरा रिनंसिएशन नहीं मिल रहा है। अब इस वन प्रस्थ में आपको क्या करना है, ये चीज़ कौन बताएगा? अरंक्यास। अरंक्यास बेसिकली वो किताबें हैं जो कि हरमाइट्स के द्वारा लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप वन में आते हो तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन फॉलो करना है, ठीक है। किसी की भी बलि नहीं देनी, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना। सन्यासा बेसिकली वो होता है जहाँ पे कंप्लीट रिनंसिएशन हो जाता है, यानी आपको कंप्लीट तरीके से इस पूरी की पूरी जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है उसको गिव अप कर देना होता है। सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान में बैठ जाते हो, जो भी आपके ईश्वर है जिसको भी आप पूजा करते हो उनको मेडिटेशन करते रहते हो, ठीक है। एंड ये जो आश्रम्स की स्टेजेस है, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली ही सबको फॉलो करनी पड़े, ठीक है। मतलब ये बोला गया है कि नॉर्मली ऐसा सबको करना चाहिए, बट नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग घर गृहस्थी में इतना फंस जाते हैं कि अंत तक आते आते वो सिर्फ इसी तरीके से अपना जो शरीर है छोड़ देते हैं। वो ना ही सन्यासी वाला जीवन फॉलो कर पाते, जहाँ ना ही वो मतलब ईश्वर से वो कहते हैं ना मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसलिए बोला गया है कि जो आश्रम की जो स्टेजेस है वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली सबको ही फॉलो करनी है। और ये जो है बेसिकली वुमेंस के लिए नहीं, उस टाइम पे बोला जाता था कि ये जो 4 स्टेजेस है वुमेंस के लिए नहीं है, शूद्रास के लिए नहीं है। वुमेंस के लिए क्यों नहीं है? बिकॉज वुमेंस को माना जाता था कि वो घर गृहस्थी चलाएंगी, वो माँ बाप की देखभाल करेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी, यानी सिर्फ मैन को ही बोला जाता था कि तुम ये आश्रम जाओ, तुम्हारे जो पीछे जो तुम्हारे बच्चे छूटे हैं, तुम्हारे माँ बाप छूटे, उसकी रक्षा कौन करेगी? वुमेन। तो कहीं ना कहीं ये शो करता था कि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। यानी ऋग्वेदा की अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थी, ऑल्दो वुमेंस को थोड़ा बहुत राइट दे रही है कि आप असेंबली, अभी हम देखेंगे किस तरीके से असेंबली में जाने का उन्हें परमिशन था, बट पूरी तरीके से इगैलिटेरियन सोसाइटी ऋग्वेदिक नहीं थी, ठीक है। एंड शूद्रास को तो वैसे भी उनको थोड़ा सा वैसा मानते थे, तो उनको भी यहाँ पे आश्रम फॉलो करने का राइट नहीं था। एपिक्स की बात करें तो 2 संस्कृत एपिक है जो कि हम हर एक बच्चा सुनता है, महाभारत और रामायण को। एंड ये दोनों जो है ओरली और रिटर्न हिस्ट्री दोनों की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये जो 2 एपिक्स है क्लियरली बताते हैं किस चीज़ के बारे में। तो महाभारत की बात करें तो नॉर्मली महाभारत में आपको क्या देखने को मिलेगा कि किस तरह से पांडव थे, कौरव थे, उनके बीच में क्यों लड़ाई हुई, किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लड़ाई हुई, कौन इसमें जीता, ये सब स्टोरी आपको महाभारत में देखने को मिलेगी।
बट यहाँ पे देखा ये गया है कि जब हमने महाभारत को पढ़ा तो हमें कुछ सेक्शन जो है वहाँ पे रामो पखैना, ठीक है, रामू पकायना यानी स्टोरी ऑफ राम का भी जिक्र हुआ। यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि महाभारत के अंदर राम का जिक्र है, जबकि माना जाता है कि रामायण जो है महाभारत से पहले आई है, ठीक है। वही हमने रामायणा को पढ़ा, रामायण की जो किताबें वो पढ़ी, तो वहाँ पे हमने कुरु और हस्तिनापुर नाम का शब्द देखा। ये कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अगेन इसकी के लिए कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है, बट माना ही गया है कि महाभारत में राम का जिक्र हुआ है और रामायण में कुरु और हस्तिनापुर का जिक्र हुआ है, बट एक पर्टिकुलर वॉर का मेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब महाभारत में जो वॉर लड़ी गई थी उस चीज़ का मेंशन नहीं है, बाकी कुरु और हस्तिनापुर नाम का मेंशन किया गया है। महाभारत की बात करें तो 400 BC से 400 CE के टाइम पे लिखी गई थी एंड वेद व्यास जी ने लिखी गई थी। इसको याद करने का तरीका ऐसे कर लेते हैं कि वेदा नाम की लड़की है, उसको हमेशा महाभारत देखना पसंद है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे कृष्णा जी आते हैं, अर्जुन वहाँ पे तीर वगैरह चलाते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और महाभारत में टोटल 18 बुक हैं, 1,00,000 वर्सेस हैं, मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। वर्सेस बेसिकली वही ना, बेसिकली कहानियाँ वगैरह कुछ हैं। एंड यहाँ पे द्वापर युग में हुई है, ठीक है। तो उसको याद करने का तरीका ये है, द्वापर मतलब द्वार पर, ठीक है। यानी जब भी महाभारत होती है तो लोग अपने द्वार पे आके खड़े हो जाते हैं, उस महाभारत का जो दृश्य है देखते रहते हैं। मतलब होता नहीं जो वैसे जब भी आप कोई गली वगैरह में जाओ तो जो है महाभारत के दृश्य दिखाए जाते हैं, तो उस तरह से लोग द्वार पे आके महाभारत को देखते हैं। रामायण की बात करें तो 400 BC से 300 CE के टाइम पे कंपोज किया गया है इसको, और इसको फर्स्ट आदि काव्य यानी आदि काव्य कहा गया है, फर्स्ट कॉन्शियस पोइट्री है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारा रामायण है उनको लिखा गया वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। यानी आपके महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने, और रामायण को लिखा हुआ है वाल्मीकि जी ने। तो महाभारत का तो याद रहेगा, वेदा देख रही है, और वाल्मीकि जी का जिक्र तो हम सुनते ही हैं रामायण में। एंड यहाँ पे 7 कांड देखने को मिलेंगे, यानी 7 चैप्टर्स है, 24,000 वर्सेस है। एंड ये त्रेता युग में हुई है, जो कि महाभारत से पहले का युग माना जाता है, ठीक है। और महाभारत जैसे कि हमने देखा द्वापर युग में हुई है कि लोग द्वार पे आके देखते हैं। एंड रामायण आपका त्रेता युग में, त्रेता मतलब 3, और रामायण में हमने देखा था किस तरह से 3 लोग जो होते हैं वन की तरफ जाते हैं। 3 लोग कौन होते हैं? राम जी होते हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, सीता माँ होती हैं, ठीक है। तो वैसे आप याद रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन देखें तो त्रेता युग जो है, ठीक है, वो पहले आना चाहिए था द्वापर युग से, ठीक है। बट रामायण शुड हैव बीन हैपेंड बिफोर महाभारत, ठीक है। तो अगर हम इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो त्रेता जिस तरीके से द्वापर युग से पहले आता है, तो इससे हमें पता चलता है कि रामायण जो हुई है वो महाभारत से पहले हुई है। बट अगर आप ईस्टवर्ड लोकेशन देखोगे मिडिल गंगा वैली की, एंड वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे माना जाता है किस तरीके से हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि रामायण हैपन आफ्टर द महाभारत, ठीक है। यानी पहले महाभारत हुई है फिर रामायण हुई है। बट अगर हम इस पर्टिकुलर सोर्सेज के ध्यान में रखें तो यहाँ से हमें पता चलता है अगर रामायण त्रेता युग में हुई है, महाभारत द्वापर युग में हुई है, त्रेता युग पहले आता है द्वापर युग से, तो उस हिसाब से रामायण पहले होनी चाहिए थी, देन महाभारत। बट ये जो आपके मिडिल गंगा वैली में जो भी हिस्टोरियंस हैं, इनका मानना है कि रामायण पहले हुई, महाभारत पहले आई होगी, देन रामायण आई होगी। तो इसके बारे में आगे अगेन पूरा क्लैरिटी अभी नहीं है, इस पर कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह चली रही हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक। तो अभी तक हमने अर्ली वैदिक एज का जो भी था चीज़ें देख ली हैं। अब हम नॉर्मली जो पॉलिटिकल स्टेप होता है कि पॉलिटिकल लाइफ देखेंगे, फिर सोसाइटी कैसी थी, तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके से थी। तो जैसा कि हम जानते हैं जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी प्रॉपर ट्राइबल सोसाइटी थी। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज आता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जिस तरह से अर्बन सोसाइटी एकदम डिक्लाइन हो गई थी, रूरल सोसाइटी आ गई थी, तो उस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो कि उसके बाद जो सोसाइटी आएगी वो इतनी ज़्यादा अर्बन नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो और ठीक है अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसी थी? ट्राइबल सोसाइटी थी, यानी सेमी नोमैडिक लाइफ को जीते थे। यानी नोमैडिक बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली ट्रैवल करते हैं। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कंसेप्ट है स्टेट का वो एब्सेंट था, ठीक है। यानी कोई डेफिनेट टेरिटरी आइडेंटिटी नहीं थी यहाँ के लोगों की। जो हम कहें कि देखो अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगे किस किस पर्टिकुलर आईवीसी के जो भी रिवर्स के किनारे आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे कंसेप्ट था स्टेट का। बट यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं था, नोमैडिक पीपल्स थे, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते थे।
अब जो आर्यन ट्राइब्स थी उनको जन बोला जाता था। जैसे होते नहीं है ये पर्टिकुलर जन ऐसे है, या फिर इस जन के लोग को देखो कितने अच्छे हैं। तो जो आर्यन ट्राइब्स थे यानी जो आर्यंस थे उनको जन बोला जाता था। और आर्यन ट्राइब्स के जो मुखिया थे मतलब चीफ थे उनको गोपति बोला जाता था या फिर गोपा बोला जाता था। तो जैसे कि आप जानते हो वाइफ होती ना, गो 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 पति जो आप जाओ, कुछ भी समस्या आते बोलते गो 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 पति जी आप जाइए, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है चीफ क्वीन जो थी, मतलब उस पर्टिकुलर ट्राइब का जो मुखिया था मेल मेंबर उसे गोपति बोला जाता था। और उसी मुखिया की जो वाइफ होंगी क्वीन होगी उनको महिषी बोला जाता था। जिस तरह से बाहुबली में था ना महिष्मति, कैसे एक वुमेन लीडर थी, उस तरह से आप मान सकते हैं। एंड ये जो जन लोग थे उनका कॉन्फ्लिक्ट आमतौर पे इतना नहीं होता था, बट अगर होता भी था तो पन्नीस के साथ होता था। अभी जो पन्नीस है बेसिकली क्या होते थे, ट्रेडर थे, मर्चेंट्स वगैरह थे जो एक जगह से ट्रेड करते थे। क्योंकि देखो जन जो है नॉर्मल पीपल है, जो आम जनता जो होती है ना वो है ट्राइबल है, यहाँ से वह नोमैडिक, यहाँ से वह घूमते रहते हैं, ठीक है, अपने जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली करते हैं। जैसे कि आप देखोगे किस तरीके से झूम खेती वगैरह करते रहते थे, तो नॉर्मली उनका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। बट अगर कन्फ्लिक्ट होना भी है तो ऑब्वियसली एक पुअर पर्सन का कन्फ्लिक्ट किससे होगा, रिच पर्सन से। अगर ये पुअर है तो कौन किससे कन्फ्लिक्ट करेंगे, पन्नी से जो कि रिच थे। रिच मतलब कौन थे, आपके ट्रेडर या फिर मर्चेंट्स वगैरह थे। और किस चीज़ के लिए कन्फ्लिक्ट होता है, पैसों के लिए होता है, नहीं। ज़मीन के लिए होता है, बिल्कुल भी नहीं। कैटल्स के लिए होता था, बिकॉज उस समय के टाइम पे अर्ली वैदिक सोसाइटी में कैटल्स जो है पैसों से ज़्यादा, लैंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी कैटल्स की, ठीक है। यहाँ जिसके पास जितनी ज़्यादा कैटल है उस परिवार को बेसिकली ज़्यादा वेल्दी माना जाता था। और बैटल्स जो लड़ी गई हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, गविस्ती है, ठीक है, बैटल को गविस्ती बोला जाता है, या फिर गवेशाना हो गया, गोशु हो गया, गवियत हो गया, ठीक है। और गॉड इंद्र जो है बेसिकली माना जाता था, वो बैटल्स को इन्वोक करते हैं। मतलब बेसिकली ये ऐसा कहानी है ये सब चीज़ें। एंड मेन फंक्शन जो है गोपति का, गोपति कौन है, आपके जितने भी ट्राइब्स हैं यानी जन जो है उनके चीफ है। एंड वो जो गोपति हैं उनका मेन चीज़ यही है। ऑब्वियसली बात है कि देखो आप एक पर्टिकुलर गांव है, वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती है और आप उसके मुखिया हो, तो आपका मेन काम क्या होगा कि जितने भी ये जो ट्राइब्स हैं, जो जन लोग हैं, उनकी रक्षा करना। तो ये गोपति क्या करते थे, जितने भी जन थे उनके प्रोटेक्ट करते थे, और साथ साथ इनकी कैटल्स को भी प्रोटेक्ट करते थे एनिमी से। यानी कोई भी बाहर का इंसान ना ही जन को परेशान करे, ना ही इनकी कैटल्स वगैरह चुरा ले। इसके साथ साथ गोपति क्या करते थे, ऑफर करते थे प्रेयर्स टू गॉड, यानी भगवान जी की पूजा करते थे ऑन द बिहाफ्स ऑफ जन। बिकॉज वही है ना, देखो आपके क्षेत्र का जो मुखिया होगा, जो भी प्रधान वगैरह होगा, वो मेन पूजा पाठ करवाएगा आपके बिहाफ पे, वही पूजा पाठ कर लेगा। तो इस तरीके से अर्ली वैदिक सोसाइटी में चलता था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनार्कियल था, ठीक है, मतलब एक तरह से राजा ही देख लो, राजा ही मान लो उसको। बट वो जो पोस्ट थी गोपति की, जिस तरह से वो मुखिया की तरह काम कर रहा है, रक्षा कर रहा है अपने जन की, उनके बिहाफ में पूजा पाठ कर रहा है, भले ही देख के लग रहा है कि मोनार्कियल वाला सिस्टम है ना, एक तरह से उसको राजा बना रखा है। बट ये जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं है, यानी ये जो गोपति है कल को इसका बच्चा गोपति बनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी को चांस मिलता था अकॉर्डिंग टू जो भी कैपेबिलिटी होती होगी। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि हेरिडिटरी नहीं थी, ठीक है। एंड यहाँ पे मेन हेरिडिटरी नहीं थी, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो तरीका होता होगा सिलेक्ट करने का, तो यहाँ पे इलेक्ट किया जाता था। यानी एक पर्टिकुलर जन जो है, मतलब जिनकी जो प्रॉपर जो जन है वो अपनी एक असेंबली बनाते थे। उसी असेंबली में वो किसी मतलब आपस में से किसी एक पर्सन को गोपति की तरह चुन लेते थे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सभी की रक्षा करना, सभी की कैटल्स की रक्षा करना और पूजा पाठ करना, ठीक है। तो ये जो बेसिकली गोपति होता था, ये इसको इलेक्ट कौन करता था, असेंबली इलेक्ट करती थी। और इस असेंबली का नाम क्या था उस समय, समिति। यानी आज के टाइम पे जिस तरीके से असेंबली बोलते हो, वहाँ के टाइम पे तो उसको समितिस बोलते थे, ठीक है। तो जितने भी जन वगैरह थे, जो भी आर्यन ट्राइब्स वगैरह थी, वो अपनी एक समिति बनाते थे, असेंबली बनाते थे, और उसी असेंबली में जितने भी जन होते थे वो एक पर्सन को चुनते थे और वो गोपति बनता था। इस तरह से डेमोक्रेटिक एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। यानी डेमोक्रेसी क्यों, बिकॉज हर एक पर्सन को, यानी हर एक ट्राइब को यहाँ पे बेसिकली राइट है कि आप जो है वोटिंग करके चुन सको। तो ये एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट शो करता था, रिपब्लिकन पॉलिटी को शो करता था कि ये चीज़ें प्रेजेंट थी अर्ली वैदिक टाइम्स में, ठीक है।
नेक्स्ट है पॉलिटी की बात करें तो लिबरल थी काफ़ी ज़्यादा, यानी कुछ ऐसा नहीं था कि लोग को तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। लिबरल विचारधारा थी, प्रोग्रेसिव थी, यानी हर बार अच्छी चीज़ों के बारे में सोचती थी, आगे की तरफ सोचती थी। ठीक है, पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है, ऑर्थोडॉक्स सोच है, उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। इगैलिटेरियन थी, पूरी तरीके से इगैलिटेरियन नहीं थी, बट कुछ कुछ चीज़ें इंस्टांसेस आपको देखेंगे जो शो करेगा कि थोड़ी बहुत इगैलिटेरियन है। पावर और प्रेस्टीज जो थी यहाँ पे किंग की, किंग इन द सेंस यहाँ पे गोपति की बात की जा रही है, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। बिकॉज हम जानते हैं ना, किंग इज़ लाइक कि आप इतनी बड़ी टेरिटरी है आपकी, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा किंगडम है, उसका आप राजा हो तो आपके पास पावर होती है। बट यहाँ पे छोटे जो भी जितनी भी ट्राइब्स अभी हम देखेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है इनका, तो एक ट्राइब का जो लीडर है, मुखिया है, तो कितना ही पावर वो अपने पास एंजॉय करेगा। तो इतनी ज़्यादा थोड़ी बहुत पावर थी, पावर इन द सेंस इतनी थी कि वो अपने बाकी के जो जन हैं, बाकी के ट्राइब्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके एनिमीज से, बस इतनी पावर वो एंजॉय करता था। बाकी पावर या प्रेस्टीज जो थी किंग की उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जो आने वाले टाइम में आप देखोगे, जो भी डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ आती हैं, उस टाइम पे जो आप देखोगे जो राजा के पास मेन अपनी पावर है कि किस तरीके से लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाते हैं, किस तरीके से बाकी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए सबसे लड़ाइयाँ करते हैं, तो उतनी पावर, उतनी प्रेस्टीज अभी के टाइम पे राजा को नहीं थी। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज़ हैं। पहला है सभा, एंड ये एक तरह की स्मॉलर बॉडी होती थी। ज़्यादातर एलिट्स लोग जो होते थे, जैसे मर्चेंट्स हो गया, ट्रेडर्स हो गया, ये इनकी एक पर्टिकुलर बॉडी को सभा बोला जाता था। ठीक है, मान लेते हैं सभा नाम की एक लड़की है जो कि बहुत अमीर है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। समिति हमने देख लिया। ज़्यादातर ये जो अभी हमने समिति यहाँ पे पढ़ी थी ना, कि समिति बनाई जाती है जन्स के द्वारा, एंड यहाँ पे फिर इलेक्ट किया जाता है किंग को। तो अगेन वही समिति है ये, एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, फोकस असेंबली होती है। एंड इस पर्टिकुलर जो असेंबली होती है उसको किंग प्रिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो एक पर्सन इलेक्ट हो जाएगा वो उसको बेसिकली प्रिसाइड करेगा। नेक्स्ट है आपका विधाता है। विधाता आपकी ट्राइबल असेंबली होती है, एंड ये जो असेंबली बनाई जाती है ट्राइबल्स के द्वारा इसलिए बनाई जाती है बिकॉज इस असेंबली के थ्रू बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि कोई भी वॉर लड़ी गई है, मान लो किसी पर्टिकुलर चीफ के द्वारा, तो वहाँ से जो भी बूटी वगैरह मिली है, कोई भी धन वगैरह मिला है, तो उसको प्रॉपर तरीके से बाकी मेंबर्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा धन जो है किंग कह लो या फिर जो चीफ है गोपति वो अपने पास रख लेगा, ऐसा नहीं है। वो सभी के साथ, सभी मेंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर असेंबली को विधाता बोलते हैं। तो ऐसा कर सकते हो कि जैसे ट्राइबल्स होते हैं ना, भगवान अपने विधाता को, ईश्वर जी को बोलते थैंक यू कि आपने इतना हमें धन वगैरह दिया, तो उस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। गन की बात करें तो हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी होती है, जहाँ पे आप कह सकते कोई भी मसला है उसको सुलझाने के लिए एडवाइस ली जाती है। तो गन मतलब आप कर सकते हो उसको गणेशा जी को। ठीक है, गन गणेशा होते हैं ना, जब जैसे कोई भी काम शुरू करते हो सबसे पहले आप गणेशा जी के आशीर्वाद लेते हो, तो उस तरह से आप याद कर सकते हो। गणेशा जी से हम क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एडवाइस हम किससे लेते हैं, कोई भी काम शुरू करने के लिए गणेशा जी से लेते हैं। तो गणेशा जी से क्या हो जाएगा, गन हो जाएगा। देन आपका परिषद है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, एंड यहाँ पे जो कॉमन इश्यूज़ वगैरह होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। जैसे आज पानी नहीं आ रहा, आज कैटल्स इस तरीके से हो गई, आज कैटल्स को खाना नहीं मिला, मतलब वही जो उनके डेली दिनचर्या के जो भी इश्यूज़ वगैरह होते होंगे। प्रॉपर लॉ वगैरह, देखो लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारे समझने के लिए, क्योंकि हम आज भी परिषद को लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ सच लॉ तो होता नहीं था। कोई भी जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून वो बनाते होंगे, बट आज का जो नियम कानून है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर हम कहते हैं, उस टाइम पे वो सब नीचे नहीं थी। तो परिषद से आपको याद रहेगा थी कि परी नाम की लड़की है, उसके कुछ कॉमन इश्यूज़ है, उसको सॉल्व कर रहे हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज़ है। जैसे कि पुरोहित है, नाम से पता चलता है पुरोहित कौन होते हैं, ज़्यादातर हम प्रीस्ट को बोलते हैं, पुजारी वगैरह जो होते हैं। एंड ये पुजारी का काम होता है कि जो राजा है उसकी, क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण्स की और नीचे क्षत्रियास की, क्षत्रियास कौन होते हैं, जो किंग वगैरह होते हैं, सोल्जर्स क्लास को बोला जाता है, और ऊपर ब्राह्मण्स कौन होते हैं, आपके पुजारी वगैरह होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी अर्ली वैदिक सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा, जो पुजारी हैं वो किसकी हेल्प करेंगे, चीफ की। चीफ उस समय जैसा किंग जैसा था, प्रॉपर किंग नहीं था बट किंग की तरह ही लोग उसे मानते थे। तो पुजारी का काम है कि अपना कोई भी मदद देना, कोई भी एडवाइस देना किसी पर्टिकुलर मैटर में, वो चीफ को देते थे। जैसे कि जो भी दान वगैरह है, जो गिफ्ट वगैरह है, कैसे रिसीव करना है, दान दक्षिणा किसको किसको देनी है, कौन कौन सी सेक्रीफाइसेस ऑफर करनी है, तो उन सब के बारे में पुरोहित जो होते थे वो चीफ को एडवाइस करते थे।
सेनानी नाम से पता चल रहा है सेना, ठीक है, यानी आर्मी का कोई चीफ होगा। ग्रामनी मतलब ग्राम, ग्राम मतलब कोई गांव हो गया, गांव मतलब विलेज हो गया, तो विलेज के लीडर को ग्रामनी बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका व्रजपति। व्रजपति जो बेसिकली एक ऑफिसर है जो बेसिकली टेरिटरी को कंट्रोल करता था। व्रजपति को कैसे ध्यान रखोगे, व्रज, व्रज मतलब ब्रज, ब्रज की ब्रज भूमि आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे है, मथुरा में है। एंड यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ब्रज बात की जा रही है कि ब्रज भूमि जिस तरह से यूपी में देखने को मिलेगी, और यूपी में भूमि है, इट मीन्स कोई पर्टिकुलर टेरिटरी है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ब्रज मतलब क्या है, यहाँ पे टेरिटरी की बात की जा रही है कि ऐसा ऑफिसर जो टेरिटरी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई भी ऑफिसर जो जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करे, उस पर्टिकुलर ऑफिसर के बारे में कोई मेंशन नहीं कर रखा, यानी आर्मी के ऑफिसर के बारे में है, विलेज के लीडर के बारे में है, टेरिटरी के ऑफिसर के बारे में है, बट जस्टिस को देने वाला यानी जस्टिस को मतलब न्याय प्रोवाइड करने वाला ऐसा कोई भी ऑफिसर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं ऋग्वेदिक सोसाइटी जो आइडल सोसाइटी नहीं थी, कि आइडल सोसाइटी वो होती है जहाँ पे न्यायपालिका भी होती है, जहाँ पे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई सोसाइटी हो जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ही ना हो। जैसे कि हमने देखा है कि ऋग्वेदिक के टाइम पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, एंड जो जन है और पानीज हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए कैटल्स के लिए, तो बट वो कॉन्फ्लिक्ट कौन सुलझा रहा है, किंग सुलझा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा उसने कोई पर्टिकुलर जस्टिस के लिए कोई ऑफिसर वगैरह नहीं रखा हुआ है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कोई आइडियल सोसाइटी नहीं थी ये। एंड यहाँ पे आइडियल सोसाइटी इसलिए भी नहीं थी बिकॉज यहाँ पे चोरी वगैरह और इन सब के केसेस वगैरह आते ही रहते थे। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई भी टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर भी नहीं था, यानी ये सब काम कौन कर रहा है, किंग अपने आप ही कर रहा है। अब देखो किंग आर्मी को अपने आप तो लीड नहीं कर सकता, उसके तो प्रॉपर सेना चाहिए, और सेना के लिए आपको चीफ भी चाहिए। पूरा का पूरा विलेज अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए विलेज का लीडर चाहिए। टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई ऑफिसर चाहिए, बट बाकी चीज़ों के लिए न्याय वगैरह खुद से दे देता था। टैक्स वगैरह जो था सच कुछ टैक्स होता नहीं था, बट जो भी चीज़ें होती होंगी वो खुद से कलेक्ट कर लेता होगा, इसलिए कोई भी न्याय के लिए कोई भी ऑफिसर नहीं मिला, कोई भी टैक्स के लिए भी कोई ऑफिसर नहीं मिला। बिकॉज उस समय जो टैक्स होता था वो वॉलेंट्री होता था, जिसके पास जो जितना है उतना अपना इच्छा अनुसार दान दे दो, ठीक है। तो वॉलेंट्री बेसिस पे था, कंपलसरी नहीं था किसी को भी टैक्स देना, और इस पर्टिकुलर टैक्स को हम बली बोलते थे। एंड ये कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने बेसिकली देख लिया इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज के लिए। एंड अब हम देखते हैं मिलिट्री किस तरीके से थी। तो वैदिक सोसाइटी में देखने को मिलेगा मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एंड यहाँ पे जो मिलिट्री टेक्निक जो थी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, ठीक है। ये सोचने वाली बात है कि आईवीसी के बाद जब चीज़ें डिक्लाइन जा रही हैं, ठीक है, तो आईवीसी के बाद जिस तरीके से सोसाइटी डिक्लाइन में जानी चाहिए थी, तो ऑल्दो सोसाइटी अभी भी मतलब जो आपके अर्ली वैदिक है उसमें मतलब रूरल सोसाइटी है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिलिट्री टेक्निक उनकी एडवांस है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैक्टर माना जाता है। और एडवांस इसलिए है बिकॉज वो प्रॉपर चैरियट्स का यूज़ कर रहे हैं कहीं पे भी जाने के लिए, जो कि ऐसे चैरियट रथ जिसको हॉर्सेस मतलब घोड़े चला रहे हैं, ऐसा रथ वो यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे उनके द्वारा यूज़ किया जा रहा है वर्मन को। वर्मन बेसिकली क्या होता है, कोट्स ऑफ मेल यानी आर्मर, यानी कोई भी सेना या जवान जो अपनी बॉडी में मेटल का कुछ पहन के रखेगा, सो दैट अगर कोई भी आक्रमण हो तो उसकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना हो। आज भी जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब आज तो आप देखने को मिलेगा बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहनी जाती है, बट उस टाइम पे आगे हम डिफरेंट डायनेस्टीज़ देखेंगे तो भी लोग जो है मेटल का आर्मर यूज़ करते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ें भी अर्ली वैदिक पीपल यूज़ करते थे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका एक बार देख लेते हैं। वर्मन को आपको आर्मर से कनेक्ट करना है, ठीक है। वर्मन यानी जिस तरीके से आप अपने गले में वरमाला डालते हो, उस तरह अपने गले के नीचे जो भी पोर्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आर्मर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। सिपरा या फिर सिरोनस्त्रा, ये क्या होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब इस हेलमेट्स को बोला जाता था उनके यहाँ। एंड असी को क्या बोलते थे, स्वार्ड्स हैं, और इलेनियस को बोज बोलते थे, हानास को एरोस बोलते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिपरा की, ठीक है। तो सिपरा मतलब सिर, और सिरों का मतलब भी सिर, और सिर पे क्या पहनते हैं, हेलमेट्स पहनते हैं। 80, तो हम क्या बोल रहे हैं, 80 स्वार्ड्स लेके आओ, हमें 1-2 स्वार्ड नहीं चाहिए, मतलब 80 तलवारें चाहिए हमें। नेक्स्ट है इलहीनस। इलहीनस मतलब किसी को भी हीन भावना से नहीं देखना है, बिकॉज अगर आप हीन भावना से देखोगे, हीनस करो किसी के साथ, तो बोझ यानी वो अपना क्या ले आएगा, अपना बेसिकली वो लेके आ जाएगा, धनुष बाण लेके आ जाएगा।
और हानस क्या है, आपकी एरोज है, जो तीर कमान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हीन नहीं करना, नहीं तो बोले क्या आ जाएगा, हाँ तो उसने बोला हाना हाना मत करो, तुम्हारे लिए जो एरोज है वो आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेना के बारे में। तो सेना जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो परमानेंट फाइटिंग ग्रुप नहीं है। जैसे आज के टाइम पे प्रॉपर एक सेना एक परमानेंटली आपको डिप्लॉय रहती है पर्टिकुलर बॉर्डर एरियाज़ में। इवन आपने देखने को मिलेगा जो आपका मेडिवल टाइम है और थोड़ा सा एंशियंट में अगर और आगे जाएंगे, मॉडर्न डायनेस्टीज़ हो गई, आपके गुप्ता डायनेस्टीज़ हो गए, तो वहाँ पे जो सेना जो होती थी परमानेंट फाइटिंग ग्रुप था, जिसको हमेशा रखा जाता था कि जब भी ऐसा कुछ होगा वो हमेशा जो है तैनात रहेंगे। तो जो भी आपकी क्योंकि देखो परमानेंट इसलिए भी नहीं था ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं था। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि स्टेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई डेफिनेट टेरिटरी यहाँ पे है ही नहीं है, तो आप बेसिकली सेना का यूज़ कहाँ करोगे। सेना का यूज़ तो मेनली तब होता है जब आपको अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, ताकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आके आपको यहाँ पे परेशान ना करे, कोई आपका राज्य ना छीने। जब आपका कोई राज्य ही नहीं है, कोई डेफिनेट टेरिटरी नहीं है, तो आप परमानेंट फाइटिंग ग्रुप को रख के भी क्या करोगे। हाँ, सेना की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी अगर मान लो जन और पन्नीस के बीच में फाइट हो रही कैटल के लिए, तो उनको छुड़वाने के लिए थोड़ा सेना को आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस फैक्टर को कनेक्ट कर सकते हो कि कोई परमानेंट फाइटिंग ग्रुप नहीं था, क्योंकि कोई स्टेट ही नहीं था। और यहाँ पे कुछ एबल बॉडी ट्राइबल्स मैन को रखा जाता था। मतलब ऐसे ही देखो, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर विलेज में जो आपके ट्राइबल्स लोग हैं, यानी जन लोग हैं, उनमें से किसी लोग दो चार अच्छे लोग जो थोड़े से ताकतवर हैं, जिनकी बॉडी थोड़ी अच्छी सी है, उन्हीं को ही जो है सेना के तौर पे चुन लिया जाता था जब भी वॉर का टाइम आता था, ठीक है। तो यानी सिंपली जब वॉर का टाइम आता था, जब ऐसे लड़ाइयों का टाइम आता था, उनको मोबिलाइज कर दिया जाता था। तो उन्हीं ट्राइबल्स में से जो अच्छे फिट पर्सन हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता था एज अ सेना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कैटल लिफ्टिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर कॉमन कन्फ्लिक्ट होता था कि कोई किसी की कैटल्स उठा के ले गया, तो इस बात में वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर देते थे। टाइप्स ऑफ बैटल की बात करें, एक बैटल वो थी जो कि होती थी प्री आर्यंस के साथ, ठीक है, जो दास या दासूस आपको देखने को मिलेंगे, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बैटल जो होती थी विद प्री आर्यंस के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, दास या फिर दास्यूस, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अमंगस्ट देमसेल्फ, यानी कुछ ऐसी बैटल्स थी जो कि आपको प्री आर्यंस, देखो प्री आर्यंस मतलब आर्यंस, ये जो आपके जो आर्यंस थे यही तो आए थे ना आपका ऋग्वैदिक के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। तो आर्यंस से पहले जो लोग थे, ठीक है, जो उस समय उस पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते थे, क्योंकि आर्यंस कौन है, माइग्रेशन के थ्रू आए हैं, तो आर्यंस से पहले जो लोग रहते थे उनको दास दासूस बोला जाता था। उनके साथ वो क्या करते थे, दास मतलब आप देखोगे अभी यहाँ पे बताया जाएगा कि दास दासूस कौन है। तो उनके साथ जो फाइटिंग होती थी उनको बोलती, या तो फाइटिंग उनके साथ करते थे या फिर आपस में भी जो आर्यन से फाइट करते थे। फॉर एग्जांपल दो सच बैटल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला है भरत किंग, ठीक है, जो भरत के जो किंग थे जिनका नाम था दिवोदासा, और एक दासा रूलर जो थे समहारा, उनके बीच में जो है फाइट हुई है, ठीक है। तो याद रखो कि भरत किंग कौन सा, दिवोदासा है, और दासा के जो किंग है संभारा ने। बेसिकली यहाँ पे मेन फाइट किसके बीच में हुई है, दिवोदासा और संभारा के बीच में हुई है, और इसमें कौन जीता है, दिवोदासा जीता है, ठीक है। तो याद करने का तरीका यही है कि दिवोदासा मतलब ऐसा दास जिसको देवता ने आशीर्वाद दिया हो, तो ऑब्वियसली वो दास तो जीतेगा ही जीतेगा। क्यों संहारा, क्यों हारा, बिकॉज उसके लिए संभालना मतलब संभालना, ठीक है, संभारा मतलब संभालना मुश्किल हो गया उसको ये फाइट, ठीक है, वो संभाल नहीं पाया, इसीलिए वो हार गया। नेक्स्ट है 10 किंग्स की भी यहाँ पे बैटल के बारे में मेंशन किया गया है, किस तरीके से जो भारत के जो चीफ है, चीफ इन द सेंस वही गोपति की बात की जा रही है कि जो भारत के चीफ है, भारत बेसिकली किंग वो होगा राज्य या फिर वो पर्टिकुलर एरिया, वहाँ के उसके जो चीफ है सुडास, उसकी लड़ाई किसके साथ हुई है, बाकी जो आपका जो 10 ट्राइब्स है उनके साथ लड़ाई हुई है। तो ऑब्वियसली बात है, आप चीफ हो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर आपका होल्ड होगा, तो आप कैसे ही हार सकते हो। तो इसलिए चीफ जो है यहाँ पे सुडास जो है बेसिकली जीत गया था। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा सोशल लाइफ किस तरीके की थी अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जो जितनी भी सोशल यूनिट्स थी वो ब्रदरहुड पे बेस्ड थी, यानी कि भाईचारा आपस में जितनी भी ट्राइब्स है उनके बीच में भरपूर था। और बेसिक यूनिट जो थी, बेसिक सोशल यूनिट जो थी वो कुल था, यानी फैमिली था, ठीक है।
और फैमिली के हेड को क्या बोलते हैं, कुलापा बोलते हैं। और यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ आपको देखने को मिलेंगी, यानी जॉइंट फैमिली मतलब पैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, तो पिताजी हैं, पिताजी के भाई भी वही रह रहे हैं, उनकी बहन भी वही रह रहे हैं, तो इस तरह से पैट्रिनल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जब एक साथ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज, तो उसको ग्रामा बोला जाता है। और उस ग्रामा को हेड कौन करते, ग्रामिनी करते हैं। और ग्रामा जब साथ में आते हैं तो उसे विश या क्लेन बोला जाता है। विश को हेड करते हैं आपके विशुपति। क्लेन्स की बात करें तो उनको फॉर्म क्लेन्स जो है आपस में डिफरेंट डिफरेंट क्लेन्स जब कंबाइन होते हैं तो वो जन या ट्राइब बनाते हैं। और उस जन को कौन हेड करता है, जनेशा, जिसको गोपति भी बोलते हैं। एंड जन जो है बेसिकली लार्जेस्ट सोशल यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको इस पर्टिकुलर फिगर से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है बेसिकली, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी कौन सी है, फैमिली है। और सबसे लार्जेस्ट यूनिट आपकी क्या है, जन है। तो ऑब्वियसली बात है, मान लो आप एक पर्टिकुलर फैमिली पे बिलोंग करते हो, ठीक है। मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी ट्राइबल फैमिली का, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उत्तराखंड का हमने एग्जांपल लिया है। तो आप एक फैमिली में बिलोंग करते हो और आपकी जो फैमिली है उसको कुल बोला जाता है। मान लो जैसे होता नहीं है फैमिली में बोलते हैं ना हमेशा कि तुम तो मेरे कुल दीपक हो, ठीक है, मेरी फैमिली का चिराग हो, तो वहाँ से आपको याद रहेगा कुल। और फैमिली के हेड को कौन बोला है, कुलापा। तो मान लेते हैं आपकी एक फैमिली है जिसमें आप हो, मतलब आपके पिताजी हैं, माता जी हैं, और आप मान लो 4-5 भाई बहन हो, तो ये आपकी एक फैमिली है, ठीक है। अब इस फैमिली के हेड कौन होंगे, पापा मम्मी से ऊपर कौन होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं, तो दादाजी को क्या बोलते हैं, कुलापा, ठीक है। तो यानी आपकी फैमिली को लोग क्या बोलेंगे, कुल्ला, ठीक है। और आपकी दादाजी को क्या बोलेंगे, कुलापा। इस तरीके से जहाँ पे आप रह रहे हो, मान लो एक आपका गाँव है, ठीक है, मान लेते हैं कांडे गांव है। उस कांडे गांव में बेसिकली बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं। ऑब्वियसली बात है, इस तरह से आप रह रहे हो, तो इस तरह से मल्टीपल फैमिलीज़ रह रही हैं। तो उन सारी फैमिलीज़ को अगर मिला देते हो तो क्या बनता है, गांव बनता है। जिस तरह से अभी मैंने बताया ना, कांडे नाम का गांव है जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ रह रही है, उसमें से आप भी रह रहे हो, आप भी एक फैमिली रह रहे हो। आपकी जो फैमिलीज़ हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, कुल। और आपके दादाजी को क्या बोल रहे हैं, कुलापा, क्योंकि वो हेड है फैमिली के, ठीक है। उस तरह से जब सारी फैमिलीज़ आपस में अगर हम उनको कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनाती है, गाँव बनाती हैं। गाँव मतलब ग्रामा, ठीक है, यानी ग्राम। और ग्राम को जो हेड करता है, गांव को हेड कौन करता है, कोई प्रधान वगैरह होगा, उस प्रधान को क्या बोलेंगे, जैमिनी, ग्रामीणी बोलेंगे, ठीक है। तो गांव को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रामा, और प्रधान को क्या बोल रहे हैं, ग्रामीणी, ठीक है। अब इस तरीके से मान लो एक गांव तो नहीं होगा, एक मान लो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फैमिली मिलके एक गाँव बना रहे हैं, और बहुत सारे गाँव मिलके क्या बना रहे हैं, विश बना रहे हैं, ठीक है। विश कह लो या फिर क्लेन कह लो। तो मान लो विश और क्लेन यहाँ पे समझ लो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे गांव आपको देखने को मिलेंगे, जिसका नाम क्या है, विश क्लेन। और उस डिस्ट्रिक्ट को जो हेड कर रहा है, विशपति। यानी आज के टाइम पे जब डिस्ट्रिक्ट को हेड करने वाला कौन होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन था, विशपति था, ठीक है। तो यानी डिस्ट्रिक्ट को क्या बोल रहे हैं, विश या क्लेन बोल रहे हैं। उसको हेड करने वाले को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या बोल रहे हैं, विशपति। अब एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो उसी तरीके से अगर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला दिया जाए तो एक पर्टिकुलर स्टेट बनता है। तो स्टेट को क्या कहेंगे, जन या फिर ट्राइब बोलेंगे। और स्टेट को जो हेड करेगा, मतलब आपके स्टेट को कौन हेड करता है, सीएम हेड करता है। सीएम को क्या बोलेंगे, गोपति और जनेशिया, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आज के टाइम से थोड़ा सा रिलेट करके बताया, ताकि आप इस पर्टिकुलर बेसिकली जो क्रोनोलॉजी है उसको समझ सकूँ। बट ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं, मतलब ट्राइबल की बात की जा रही है। यानी उस टाइम पे, जो ऋग्वैदिक टाइम पे, किस तरीके से गोपति जो होता था, कौन होता था, जन जो होता था, जन मतलब बेसिकली जो ट्राइब्स है उनका चीफ होता था। बट अभी हमने यहाँ पे स्टेट के रिस्पेक्ट में समझा है। तो यहाँ पे अगेन आप समझ सकते हो कि जो गोपति के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो गोपति कौन है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके जन्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनका ये हेड है। तो यानी अब हम जब भी गोपति के बारे में समझेंगे तो उसको अपने दिमाग में एज अ सीएम की पोस्ट समझना कि गोपति कौन है। कहने के लिए वो एक गांव का चीफ है, एक विलेज का चीफ है, बट पावर जिस तरह से ये फॉलो हो रहा है उस तरह से आप समझ सकते हो कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट का क्या है, सीएम है। सीएम वाली पावर है उसके पास, ठीक है। तो आपकी फैमिली कुल हो गई, आपकी फैमिली, आपके दादाजी कुलप्पा हो गए। बहुत सारी फैमिली मिलके गांव बनाती है, ग्राम में, उस गांव को हेड करते हैं आपके प्रधान क्या हो गए, ग्रामीणी हो गए। बहुत सारे गांव मिलके क्या बनाते हैं, विश या क्लेन। विश मतलब होता नहीं आपकी विश ये है, ठीक है,
तो क्या बनाते हैं, विश मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट को हेड करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको विशपति बोलते हैं। होता नहीं है कि ज़्यादातर लोग ना जो डिस्ट्रिक्ट है उससे खुश नहीं होते कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उतना अच्छे से काम नहीं करता है, बोलते हैं इसके तो दिमाग में विश ही भरा हुआ है, ये जनता के लिए कुछ काम कर ही नहीं रहा है। उससे कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बनाते हैं, आपका स्टेट बनाते हैं। और स्टेट को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जन, क्योंकि स्टेट किससे बनेगा, जनता से बनेगा। तो जन आप याद रख सकते हो, जन मतलब स्टेट, और उसको हेड कौन कर रहे हैं, आपकी जन के ऊपर क्या होंगे, जनेशा हो जाएगा, गोपति हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, सीएम की तरह है। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन। तो अभी तक हमने यहाँ पे प्रॉपर देख लिया है। वुमेन की बात करें तो वुमेन एक पेट्रियार्कल सोसाइटी जो थी पेट्रियार्कल नेचर की थी। पेट्रियार्कल इन द सेंस कि जो फादर है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, उसके बाद बेटों को इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो इस तरह से पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। जबकि इससे पहले अगर हम बात करें आईवीसी की, तो हमने मैटरनल देखा था। क्यों मैटरनल सोसाइटी बोलते थे, बिकॉज उस समय जो फीमेल्स के जो फिगर्स यानी फीमेल की जो मूर्ति है ज़्यादा मिली थी एज़ कम्पेयर टू मेल डिटीज़ की। ठीक है, तो यहाँ की जो सोसाइटी थी यानी अर्ली वैली सोसाइटी जो थी पेट्रियार्कल थी नेचर में। यहाँ पे वुमेन को इम्पॉर्टेंट पोजीशन में रखा जाता था। ठीक है, ठीक है, भले ही पेट्रियार्कल थी बट क्योंकि हमने कहा ना इगैलिटेरियन भी थी, प्रॉपर पूरी तरीके से इगैलिटेरियन नहीं थी, बट कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत इसलिए थी बिकॉज यहाँ पे पेट्रियार्कल होने के बावजूद भी वुमेन्स को बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, सोसाइटी की जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है वहाँ पे जगह थी मिली थी। ठीक है, और वुमेन्स जो थी बेसिकली क्या थी, एजुकेटेड थी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनको एक्सेस था असेंबली में। और असेंबली हमने देखा था किस तरीके से असेंबलीज होती हैं। यहाँ पे किंग को चुना जाता है। डिफरेंट असेंबलीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा है। सभा नाम की असेंबली होती है, विधाता नाम की असेंबली है। ठीक है, तो उन सभी असेंबलीज़ में जो वुमेन को एक्सेस मिलता था और उन्हें पढ़ने का अधिकार मिलता था। और ऐसी कुछ पढ़ी लिखी जो वुमेन है उनके बारे में हम देखते हैं, जैसे कि अपाला हो गया, घोषा हो गया, लोपामुद्रा हो गया। लोपामुद्रा की अगर बात की जाए, ये वो थी जो जिनका शादी जो अगस्त्य ऋषि जो अगस्त्य थे उनसे शादी हुई थी। नेक्स्ट है विश्ववारा। ठीक है, विश्ववारा, ठीक है, नाम की एक महिला थी। तो ये महिलाएं क्या शो करती थी, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस इन्हें मिली थी। अब इनको याद करने का तरीका ये है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं यूपीएससी में कपाला मिश्रा नाम की लड़की है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आईएफएस उन्हें मिला है, तो वहाँ से याद रख सकते हो अपाला मतलब वो थी जो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। घोषा से याद रखोगे कि श्रेया घोषाल है जो काफ़ी एजुकेटेड हैं। लोपामुद्रा की बोलते नहीं है, लो पापा मुद्रा, मतलब लड़कियां क्या होती है जब पढ़ लिख जाती है कमान लगती हैं तो बोलती है लो पापा जी मुद्रा ले लो। मुद्रा मतलब पैसे ले लो, अपना थोड़ा बहुत हिस्सा देती हैं। विश्ववरा, जब लड़कियां पढ़ने लग जाती है तो विश्व में वर को ढूंढती है। पहले तो क्या होता है सिर्फ अपने आसपास जो वर मिलता है उससे खुश रहती है, बट अब वो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं घूम सकती हैं और अपना जो भी मन चाहे वर जो है उनको चूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एंड ये सारी जो वुमेंस जो थी इन्होंने कुछ हाइम्स यानी कुछ मंत्र भी कंपोज किए हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर। उन्होंने उपनयना बेसिकली क्या, जनेऊ बेसिकली वो होता है जो मुंडन कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो मेल जो होते हैं उनको जनेऊ पहनाया जाता है। तो ये जनेऊ जो इन महिलाओं को भी पहनाया गया, इनको भी रिसीव हुआ है ये। एंड यहाँ पे वुमेन जो होती है अटेंड करती हैं मीटिंग ऑफ विधाता। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था विधाता जो है ट्राइबल असेंबली है जहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स जो है यहाँ पे आते हैं। और उनका मेन काम क्या होता था यहाँ पे कि जो भी डिफरेंट फंक्शंस है वो परफॉर्म करना, जो भी वॉर में जो भी पैसा मिला है मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उस पर्टिकुलर विधाता नाम की जो असेंबली थी उस पर भी वो हिस्सा लेती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है लड़कियाँ उनको आज़ादी थी कि वो अपना मन चाहा लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकती हैं। सो जो आज के टाइम पे जब हम इतना लिबरल सोसाइटी हैं, आज भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है गर्ल्स को उतनी फ्रीडम नहीं है लाइफ पार्टनर चूज़ करने की, बट उस समय जो अर्ली वैली सोसाइटी वहाँ पे लड़कियों को फ्रीडम दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई भी इंस्टांसेस नहीं मिले हैं जो ये शो करे कि उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी या फिर सती या फिर पर्दा सिस्टम होता था। ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा हो, बट अभी भी जो स्कॉलर्स है जो हिस्टोरियंस है उन्हें ऐसे कोई इंस्टांसेस नहीं मिले जो ये शो करे कि उस समय के टाइम पे बच्चियाँ जो शादी कर लेती थी या फिर सती प्रथा वगैरह पर्दा सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, तो अभी के मान के चलते ये सब चीज़ें नहीं होती थी। नेक्स्ट है देयर वर फ्यू इंस्टांसेस मिले हैं किसके, लेविरेट के। लेविरेट बेसिकली ऐसी
बेसिक प्रथा है जहाँ पे लड़कियाँ क्या होती हैं वो मैरी करती हैं हस्बैंड के छोटे भाई से जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से ये प्रचलन में था, बट कह सकते हैं कुछ कुछ जगह ये इंस्टांसेस मिले हैं कि इस तरह की शादियाँ भी होती थी, जिसको लेवी बोला जाता था। इसको याद करने का तरीका ये है कि अपने लवी को यानी लव को रेट करो, कि आप सच में अपने लव से प्यार करते हो तो अपने उसके छोटे भाई से शादी नहीं करोगे। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हो कि जहाँ पे लड़कियाँ जो है मैरी करती थी हस्बैंड के छोटे भाई से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो। नेक्स्ट है अगेन कुछ इंस्टांसेस मिले हैं वुमेन रीमैरिज के कि विडो रीमैरिज के, कि अगर कोई वुमेन अगर विडो हो जाती है तो वापस से रीमैरिज कर सकते हैं। अगेन वो यही शो करता है कि हस्बैंड के भाई से शादी कर रही है ना। नेक्स्ट है मैरिज जो थी यूजुअली मोनोगैमस होती थी। मोनोगैमस की आप एक पर्सन एक से ही शादी कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ से शादी कर सकते हैं, लड़का लड़की से शादी कर सकता है। ये यूजुअली ये देखा जाता था, बट कहीं कहीं पे हमें ये भी देखने को मिला है, पॉलीगैमी भी देखने को मिली है जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों से शादी कर रहा है, चाहे वो मेल कर रहा हो बहुत सारी फीमेल से या फीमेल कर रही हो। पॉलीएंड्री भी देखने को मिलता था। पॉलीएंड्री क्या होता है, जहाँ पे एक फीमेल जो होती हैं एक से ज़्यादा मैन के साथ शादी करती हैं, ठीक है। भले ही आप ये कह सकते हो मान लो एक परिवार हो जहाँ पे 5 बेटे हो और आपने एक वुमेन को लेके आए हैं, तो वो वुमेन क्या करेंगी, 5 भाइयों से शादी करेंगी, जिस तरह से आपको महाभारत में भी देखने को मिला होगा, तो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। तो यूजुअली मोनोगैमस था, बट कुछ कुछ जगह पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री भी देखने को मिली है। नेक्स्ट है नो डिज़ायर इज़ एक्सप्रेस फॉर डॉटर्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं था मतलब कि लोगों को डॉटर ही पसंद होगी, मतलब वो जो होता है ना लड़का का पैदा होना, तो वो ऐसा हो सकता है, वो ज़्यादा मान्यता थी। बिकॉज वहाँ के लोगों से ये तो ऐसा नहीं लगा कि उनके पास डिज़ायर थी कि वो डॉटर्स को चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन इन सोसाइटी। सोसाइटी जो है डिवाइडेड नहीं थी कास्ट लाइन के ऊपर। आज के समय पे हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट के बेसिस पे देख सकते हो कितना ज़्यादा डिवाइडेड हो गया, बट उस टाइम पे नहीं थी। एंड ऑक्यूपेशन वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ है, और वहाँ पे जो उस टाइम पे आज के टाइम पे भी बर्थ के हिसाब से कुछ कुछ जगह आपको देखने को मिलता है ऑक्यूपेशन है, बट उस टाइम पे इतना अच्छा था कि ना ही सोसाइटी कास्ट के धर्म के विचार पे या फिर कास्ट के लाइन पे बटी हुई थी, ना ही जो ऑक्यूपेशन जो था बर्थ के बेसिस पे था। यानी अगर कोई पर्सन अगर मान लो क्षत्रिय वर्ण से है, बट अगर मान लो उसको पढ़ने का शौक़ है और उसको वेदों की नॉलेज लेने का शौक़ है, तो वो चाहे तो ब्राह्मण वगैरह यानी प्रीस्ट वगैरह बन सकता है। अगर कोई वैश्य है जो नॉर्मली ट्रेडर सोसाइटी से ट्रेडर वर्ण से फॉलो मतलब बेसिकली बिलोंग करता है, बट अगर उसकी डिज़ायर है कि उसे सोल्जर बनना है, बेसिकली आर्मी में पार्ट लेना है, क्षत्रिय बनना है, तो वो उसे कर सकता है। तो बाय बर्थ आप जिस कुल में आपका जन्म हो गया, जिस वर्ण में जन्म हो गया, ज़रूरी नहीं आपको वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी उस समय देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मेंबर जो थे फैमिली के अडॉप्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो मान लो एक पर्टिकुलर फैमिली है, उसमें कुछ लोग ट्रेडर्स हैं, कुछ लोग प्रीस्ट बनना चाहते तो प्रीस्ट बन सकते हैं, कुछ लोग सोल्जर बनना चाहते तो सोल्जर बन सकते हो। डिफरेंट ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो। पर्सन जो है बेसिकली चेंज कर सकते हैं अपना वर्ण स्टेटस बाय चेंजिंग द प्रोफेशन, यानी जैसे ही पर्सन ने अपना प्रोफेशन चेंज किया तो उसके वर्ण का स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। वही बात है कि अगर मान लो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो वैश्य अगर मान लो ट्रेडर है और उसका मन है कि उसको नेवी मतलब आर्मी वगैरह में जाना है, सोल्जर बनना है, तो वो सोल्जर्स कहाँ पे बनते हैं, क्षत्रिय लोग बनते हैं। तो वो चाहे तो अपना प्रोफेशन जैसे चेंज करेगा तो उसके वर्ण स्टेटस भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सोशल डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो जो वर्ण था उसका जो कलर था वॉज बेसिस ऑफ इनिशियल डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द वैदिक और नॉन वैदिक पीपल, यानी कि वैदिक पीपल कौन है और नॉन वैदिक पीपल कौन है ये पहले पता चल जाता था इनिशियली। अगर उनका कलर वगैरह देखो, यानी फेस का जो टोन कलर है उनके बेसिस पे इनिशियली पता लगा सकते थे कौन वैदिक पीपल है कौन नॉन वैदिक पीपल है। क्योंकि वैदिक पीपल जो थे आपको फेयर दिखेंगे, गोरे चिट्टे थे, क्योंकि माइग्रेशन होके आए थे, क्योंकि इंडिया से होते तो फिर हम मान सकते हैं उनका थोड़ा टोन थोड़ा सा व्हीटिश कलर का होता। बट क्योंकि वो माना जाता है कि एशिया से या फिर कहीं भी सेंट्रल एशिया से अगर माइग्रेट करके आए तो इसलिए वो फेयर कलर के थे। और जो नॉन वैदिक पीपल है यानी जो पहले से यहाँ पे रह रहे थे इंडिया में, ऑब्वियसली उनका स्किन टोन थोड़ा सा डार्कर होगा। दास के बारे में बात करें तो दास कौन थे, अर्ली आर्यन ग्रुप्स थे, एंड उनको बेसिकली कहा जाता है हु हैड लॉस्ट देयर स्किन कलर ड्यू टू द इंटर मैरिजेस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो अर्ली आर्यंस थे जो यहाँ पे आए थे
और क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने इंटर मैरिजेस वर्क करना स्टार्ट कर दिया, एक कुल दूसरे कुल की लड़की से शादी कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे फ्रीडम थी, आप किसी को भी किसी से भी शादी कर सकते हो। तो इसकी वजह से उनका जो स्किन कलर है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, मतलब जो पहले वो फेयर हुआ करते थे वो धीरे धीरे उनका स्किन टोन चेंज हो गया था। दासा के बारे में बात करें, दासा को बेसिकली कहा जाता था ए व्रता और एक क्रतु, ठीक है, ए व्रता और एक क्रतु भी बोला जाता था। ए व्रता इसलिए बोला जाता था हु डू नॉट ओबे द ऑर्डिनेंस ऑफ गॉड, ठीक है। ए व्रत वो होते थे जो बेसिकली ओबे नहीं करते थे, मतलब मानते नहीं थे गॉड का ऑर्डिनेंस, यानी जो भी गॉड जो भी बोलता है उसको मानते नहीं थे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो नाम से आप कनेक्ट कर सकते हो। ए वो, ए का मतलब होता है जो फॉलो ना करे, मतलब होता नहीं है। और व्रत मतलब व्रत किसके लिए करते हो, भगवान जी के लिए करते हो, तो भगवान जी की कोई भी बातें नहीं मान रहे हो, मतलब ए मतलब ना मानना, किसका ना मानना, व्रत ना मानना, यानी भगवान जी की बातें ना मानना, ठीक है। नेक्स्ट है एक रातु, एक रातु मतलब आप वो होते थे हु डू नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, ठीक है। तो यानी दासा वो लोग थे जो ना ही भगवान के ऑर्डिनेंस को फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस मतलब उनकी जो भी होता नहीं कि आपको यही कार्य करना है, और ना ही वो बेसिकली कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, ठीक है। क्रतु मतलब करना, करना है, क्या करना है आपको, सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म नहीं करना, एक का मतलब है नहीं करना, ठीक है, सेक्रीफाइसेस को। नेक्स्ट है आपका दास्यूज है, जो कि नॉन आर्यन इंडिजिनियस पीपल थे ना। नॉन आर्यंस कौन थे, जो ऑब्वियसली आर्यंस के पहले जो रहा करते थे इंडिजिनियस पीपल वो थे, और ये जो आर्यंस थे आर मोर हॉस्टाइल थे टुवर्ड्स द दास्यूज, ठीक है। और आर्यंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल थे टुवर्ड्स द दास्यूज, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। मतलब आर्यंस जो थे, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा वो दासा और दासूस दोनों से ही कहीं ना कहीं उनकी नहीं बनती थी, पर दासूस से कुछ ज़्यादा नहीं बनती थी, क्यों, बिकॉज वो इंडिजीनियस पीपल थे जो वहाँ पे पहले से रह रहे थे, इसलिए दासूस के साथ उनकी नहीं बनती, दास के साथ फिर भी बन जाती थी। और दास जैसे कि हमने कहा वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना स्किन कलर बेसिकली उनका वो हो गया, कम हो गया स्किन टोन, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि ऑल दो वर्ना सिस्टम जो था प्रिवलेंट नहीं था, यानी जो वर्ण सिस्टम है आपके वो इतने ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं थे, एंड ट्राइबल एलिमेंट जो था वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्गर था, मतलब ट्राइब्स की जो आपको इसकी यूनिटी थी, ब्रदरहुड था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वर्ण सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्टिल ये देखने के बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि वैदिक सोसाइटी जो थी टोटली इगैलिटेरियन नहीं थी। क्यों इगैलिटेरियन नहीं थी, कि अभी भी कुछ कुछ जगह हमें वुमेंस के साथ उतना हमें देखने को मिलता है कि उतना फ्रीडम नहीं था, ठीक है। तो वर्ना सिस्टम प्रिवलेंट नहीं है, ठीक है, प्रिवलेंट नहीं है मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि कोई पर्सन बेसिकली किसी भी वर्ण में जाके शादी कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन चेंज करेगा तो वर्ना सिस्टम चेंज हो सकता है, इवन ट्राइबल एलिमेंट यहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये सब एविडेंसेस के बाद भी हम यही कहेंगे कि वैदिक सोसाइटी जो थी टोटली इगैलिटेरियन नहीं थी। क्यों, बिकॉज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड द जेंडर, यानी मेल और फीमेल के बीच में तो डिफ्रेंसिएशन है ना, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते कि अभी भी फीमेल को भले ही राइट्स मिले हैं, बट उतना इक्वल राइट नहीं मिला जितना मेल के पास है। और डिवीजन ऑफ लेबर तो फिर भी देखने को मिलेगी कि भले ही कोई पर्सन जो शोल्डर का काम कर रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, उससे ज़्यादा जो प्रीस्ट है उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, जो शूद्राज है उनकी तो इंपॉर्टेंस कम ही होगी ना, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस में, जेंडर के बेसिस में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, और यही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहीं ना कहीं कहने पे मजबूर करता है कि वैदिक सोसाइटी आपकी इगैलिटेरियन सोसाइटी कम्प्लीटली नहीं थी। चार वर्णास के बारे में अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी किताब है जहाँ पे इन चारों वर्णा के बारे में मेंशन हो, यानी आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में मेंशन हो, तो आपको याद रखना है पुरुष सूक्ता। तो पुरुष सूक्ता नाम का जो बेसिकली हमने देखा था हाइम है, उस हाइम्स में हमें देखने को मिलेगा चारों वर्णों का जिक्र किया गया है, और ये जो हाइम्स है वो 10th मंडल 10th किताब जो है ऋग्वेदा की वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चारों वर्णा है उसका पहली बार जिक्र हमने देखा पुरुष सूक्ता में, और वो ऋग्वेदा की 10th बुक में पुरुष सूक्ता हाइम्स जो लिखी हुई है ऋग्वेदा की 10th बुक में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से हमें पता चलता है वर्ना सिस्टम जो है, दिस मीन्स दैट द वर्ना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था एट द एंड ऑफ द वैदिक एज के, यानी
जो पर्टिकुलर वैदिक एज एंड हो रही तब हमने वर्ण सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इस मतलब क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ऋग वेदा हमारा अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर है और ऋग वेदा की मान लो बहुत सारी किताबें आई हैं, 1 से लेकर 10 तक किताबें आई हैं। तो जो 1 से लेकर 10 तक किताबें आई हैं उसमें जो इनिशियली किताबें वहाँ पे तो और चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, पर जो वर्णा का नाम है, जो वर्णा का जिक्र हुआ है वो हम 10th यानी लास्ट वाली किताब में कर रहे हैं। तो लास्ट वाली किताब में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वर्ण सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में बहुत लेट में आया होगा, लेट में इस पर बातचीत की गई होगी, इसलिए ये शो करता है कि ये एट द एंड ऑफ द वैदिक एज, कौन सी वैदिक एज, जो आपका जो ऋग वेदा है या जो अर्लीस्ट वैदिक एज है उसके एंड में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एंड में लिखा गया है 10th मंडल में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि पीपल जो थे फेमिलियर थे स्लेवरी के, यानी स्लेवरी जो होती है गुलामी वगैरह उससे फेमिलियर थे, बिकॉज वो कभी कहीं ना कहीं से उतनी ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत प्रचलन में होगी, तभी लोग उसके बारे में कहीं ना कहीं अवेयर थे। तो यहाँ पे हमने आज बेसिकली सोशल सिस्टम को और जो पॉलिटिकल सिस्टम है अर्ली वैदिक का वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली जो इकॉनमी है उसको हम डिस्कस करेंगे।